Hello everyone. Today we are going to discuss about the light reaction. We have already done the basic concepts of photosynthesis. Then we have studied that photosynthesis has two type of reactions. Primary reaction is known as light reaction. So light reaction आज हम पूरा reaction draw करेंगे. Why it is known as Z scheme, why it is known as non-cyclic photophosphorylation, what is oxygen evolving complex, then different terms I have written on the right side of the board, that what are mobile carriers in the light reaction, how ATP and NADPH2 are produced and they are released into the stromal matrix. So ये सब कुछ हम करेंगे light reaction में. प्लस हमने डिफरेंसेस में ऑलरेडी किया था कि एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है. सो वो कैसे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट एक्ट करते हैं, दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन द लाइट रिएक्शन. सो फर्स्ट विल ड्रॉ लाइट रिएक्शन. स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? फोटो सिस्टम 2 से. लाइट रिएक्शन थैलाकोइड में होगा. सो दोनों फोटो सिस्टम्स वो इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटो सिस्टम 2, PS2 हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. PS2 के साथ हमने कहा था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 एसोसिएटेड होगा. यूजुअली PS2 के साथ एक और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड होता है विच इज नोन एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या हम इसे एक और नाम दे सकते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स. सो फोटो सिस्टम 2 के साथ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 एसोसिएटेड है एंड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है. सिंपली बुक्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन YZ से दिया होता है. YZ सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स वो जो वाटर की स्प्लिटिंग करता है और ऑक्सीजन इवॉल्व करता है. नाउ सपोज फोटो सिस्टम 2 हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसने लाइट गेन किया. अब लाइट एनर्जी की वजह से वो एक्साइटेशन स्टेट में चला जाएगा. जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली उसका काम क्या है? इट स्प्लिट्स वाटर. तो वाटर की स्प्लिटिंग से हमारे पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो जाएगा और प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ से इवॉल्व हो गया, H पॉजिटिव बने, दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बने. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू फोटो सिस्टम 2. तो इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? वाटर की स्प्लिटिंग से. और क्योंकि उसको लाइट एनर्जी मिल गया तो वो एक्साइट हो सकता है. बाय कैरिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइटेड स्टेज में जा रहा है. सो एक्साइटेड स्टेज में हम PS2 को शो कर रहे हैं. यूजुअली एक्साइटेड स्टेज ऐसे स्टार मार्क हम शो कर देते हैं. अब हम ये शो कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन भी कैरी कर गया. फोटो सिस्टम 2 जो होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पास ऑन करता है टू फियोफाइटिन. मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में PHEO लिखा होता है. तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है जो इससे लेगा दैट इज फियोफाइटिन. देन प्लास्टोक्विनोन PQ. तो जनरली PQ की एक फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं QA, जो पास ऑन कर देगा QB को. दिस इज प्लास्टोक्विनोन. PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनोन, जिसकी दो फॉर्म्स हैं QA एंड QB. वो मैं नेक्स्ट डायग्राम में लूंगी हम कैसे इसकी दो फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट QB से आगे वो चला जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स. सो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आगे उसको पास ऑन करता है टू PC. PC इज प्लास्टोसाइनिन. जो हम शो कर रहे हैं मूवमेंट वो एक्चुअल में किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की. हम बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर रहे हैं टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल. अब जितनी एनर्जी उसने गेन की थी वो धीरे धीरे खत्म भी होती जा रही है. अब जो प्लास्टोसाइनिन होता है दैट पासेस दिस इलेक्ट्रॉन टू फोटो सिस्टम 1. ठीक है, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन किसको देगा? इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को. फोटो सिस्टम 1 के साथ LHC1 एसोसिएटेड होगा. इट विल ऑल्सो गेन एनर्जी, लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एनर्जी इसने गेन कर दिया. सो हम इसको भी शो करेंगे. कौन सी स्टेज में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेज में. अब जो PS1 है एक्साइटेड स्टेज में आगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को पास ऑन करता है. A0, A1, FESX. FES मीन्स आयरन सल्फर क्लस्टर है जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. FESX है, FESA, FESB और अल्टीमेटली वो दे देता है फेरोडॉक्सिन को. ठीक है, FD का मतलब हम क्या ले रहे हैं? फेरोडॉक्सिन.
FD passes this electron to FNR. FNR is ferrodoxin, NADP reductase. सो ये एक एंजाइम है जो बेसिकली क्या करता है, NADP पॉजिटिव से अल्टीमेटली क्या बनाता है, NADPH2. NADP पॉजिटिव में H पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से पास ऑन हो रहा है आगे, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे NADPH2 बन गया. सो क्योंकि वो NADP की रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इसलिए एंजाइम का नाम इज FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज. तो अब हमारे पास ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया. लाइट रिएक्शन में बेसिकली हम ये शो कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुआ है, अल्टीमेटली हमने NADPH2 का प्रोडक्शन किया. सो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले कहाँ से आया, वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 2 ने लाइट एनर्जी गेन किया, एक्साइटेड स्टेज में चला गया, इलेक्ट्रॉन पास किया फियोफाइटिन. फियोफाइटिन ने पास किया प्लास्टोक्विनोन को. प्लास्टोक्विनोन की दो फॉर्म्स हमने शो किए हैं, QA एंड QB. अब प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन पास करता है किसको, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को. वो इलेक्ट्रॉन पास करता है आगे प्लास्टोसाइनिन को. प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन पास करता है फोटोसिस्टम 1 को. प्लास्टोसाइनिन तक आते आते अब एनर्जी कम होती जा रही है, तो अब इसको एक्साइट करने के लिए फिर से वो लाइट एनर्जी गेन कर लेगा फोटोसिस्टम 1 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से. इसके पास एनर्जी आ जाएगी, फिर से एक्साइटेड स्टेज में जाएगा, नेक्स्ट पास करेगा A0 एंड A1 को. जो हमारे पास A0 एंड A1 हमने शो किया है, दे आर अननोन मॉलिक्यूल्स. अभी तक हमें ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं. आगे हमने शो किया है आयरन सल्फर क्लस्टर. आयरन सल्फर क्लस्टर में हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, मतलब A0 A1 बेसिकली आयरन सल्फर क्लस्टर को दे रहा है, जिसमें 3 फॉर्म्स हैं, FeSX, FeSA, FeSB. 3 फॉर्म्स हम रिप्रेजेंट करते हैं. आयरन सल्फर क्लस्टर आगे दे देता है FD मींस फेरोडॉक्सिन को, वो आगे पास ऑन करता है FNR, एक एंजाइम है जिसका मतलब है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज. क्योंकि ये एंजाइम रिडक्टेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है किसकी, NADP पॉजिटिव की. रिडक्शन कैसे, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, H का गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो NADP पॉजिटिव से हमारे पास NADPH2 बन गया. अब इस लाइट रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको Z शेप नजर आ रही है. 2 रीजंस हैं क्यों हम इसे Z स्कीम कहते हैं. Some scientists say that it is similar to letter Z, and some says that this scheme is zigzag. zigzag है इसलिए हम इसे Z स्कीम कह देते हैं, या ये Z की तरह नजर आती है, लेटर Z की तरह, इसलिए हम इसे Z स्कीम कहते हैं. अब Z स्कीम और लाइट रिएक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ये रिएक्शन एक्चुअल में चल कहाँ रहा है, ये चल रहा है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में. तो अभी तक हमने सिर्फ ये दिखाया कौन सा मॉलिक्यूल किसको इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है और आपके पास टोटल रिएक्शन कैसे हो रहा है. नेक्स्ट डायग्राम में हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में मेम्ब्रेन में कौन सा कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट है. एक चीज और नोटिस हम कर सकते हैं, दैट इन द लाइट रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट विल बी फॉर्म्ड, ATP एंड NADPH2. लेकिन अभी जो हमने लाइट रिएक्शन ड्रॉ किया उसमें सिर्फ हमारे पास हमने क्या शो किया है, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2. यहाँ हम ATP प्रोडक्शन शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास F0 F1 कॉम्प्लेक्स हमें शो करना पड़ेगा. ये श्योर है कि लाइट रिएक्शन में ये दोनों चीजें बनेंगी. अब आपके पास लाइट रिएक्शन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच मॉलिक्यूल इज द अल्टीमेट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अल्टीमेट डोनर उसे कहेंगे जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो सबसे पहले कौन डोनेट कर रहा है, वाटर. दैट मीन्स अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर इन Z स्कीम इज वाटर. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पास किया जा रहा है, डोनेट सबसे पहले किसने किया, वाटर ने, तो हमने अल्टीमेट डोनर किसे कह दिया, वाटर मॉलिक्यूल को. अब अल्टीमेट एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर कौन सा होगा, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. तो लास्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो कौन है, NADP पॉजिटिव. मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, NADP पॉजिटिव के पास. तो इसलिए हम NADP पॉजिटिव को क्या कहेंगे, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP पॉजिटिव. हमें ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिल रहा है. सबसे पहले लूज किसने किया, डोनेट किसने किया, वाटर. उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट में गेन किसने किया, NADP पॉजिटिव ने. सो वो एक्सेप्टर हो गया.
अब हमने जो लाइट रिएक्शन है उसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और हमने करनी है। एक तो हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स तो हमने पहले कर लिया कि जो ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग एवोल्यूशन करता है और वाटर की स्प्लिटिंग करता है, ठीक है। अब हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम इसे क्यों कह रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, phosphorylation is production of ATP and photofosphorylation is production of ATP in the presence of light. So ATP production हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में चलता है और लाइट की प्रेजेंस में वो ATP प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, मींस ATP प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसे नॉन साइक्लिक क्यों कहा, क्योंकि जहां से वो स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन, वो कहीं और जाके उसने किसी और ने रिसीव किया, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वापस नहीं गया फोटो सिस्टम 2 के पास। तो इसका मतलब जो पूरी प्रोसेस है वो कैसी है, दिस इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक क्योंकि साइकिल यहां कंप्लीट नहीं हो रहा है। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहा, बिकॉज हेयर ATP प्रोडक्शन तो है बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहां हम देख रहे हैं कि ATP प्रोडक्शन है और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में। सो हम इसे कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, ATP प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नॉन साइक्लिक है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि इनमें से मोबाइल कैरियर्स कौन से हैं। मोबाइल कैरियर्स वो होते हैं जो मूव कर सकते हैं। फोटो सिस्टम 2 फिक्स्ड है कहाँ पे, हमने ऑलरेडी किया, जो अप्रेस्ड रीजन्स में प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम 1 फिक्स्ड है कौन से रीजन्स में, जो नॉन अप्रेस्ड रीजन्स हैं। बाकी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये आपको मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में सभी जगह मिल सकता है। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि अप्रेस्ड में प्रेजेंट है या नॉन अप्रेस्ड में, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सो इसका मतलब ये भी आपको यूनिफॉर्मली मिलेगा। अब आपके पास ये बच गया कि अगर फोटो सिस्टम 2 से यहाँ तक लेके आना इलेक्ट्रॉन और सपोज उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो तो मोबाइल कैरियर कौन एक्ट करता है, मोबाइल कैरियर एक्ट करता है प्लास्टोक्विनोन। ये जो हमने दो फॉर्म शो की हैं, प्लास्टोक्विनोन इज वन मोबाइल कैरियर, ये कैरी करता है अगर फोटो सिस्टम 2 और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो वो मूव कर सकता है, ठीक है। देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और अगर PS1 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो PC प्लास्टोसाइनिन कैन ऑल्सो एक्ट एज मोबाइल कैरियर। सो ये भी मोबाइल कैरियर है। सो इसका मतलब हमारे पास जो मोबाइल कैरियर्स हैं वो दो हैं, एक हम प्लास्टोक्विनोन को कंसीडर करते हैं और एक हम प्लास्टोसाइनिन को, जो मेम्ब्रेन से भी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अगर इन मॉलिक्यूल्स या सिस्टम्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। सो प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन आर टू मोबाइल कैरियर्स, इसलिए कि लाइट रिएक्शन जो है वो अच्छे से होता रहे। अब हमें ये देखना है कि इसमें ATP प्रोडक्शन और NADPH2 तो हमने कर लिया, लेकिन ATP प्रोडक्शन कैसे होता है, प्लस हम नेक्स्ट डायग्राम में ये स्टडी करेंगे कि ये सारे रिएक्शंस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में कैसे हो रहे हैं, कैसे ये पास ऑन किया जा रहा है। सो लेट्स मेक अनदर डायग्राम। वी हैव ऑलरेडी डन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो मैंने आपको शो किया था दैट इन क्लोरोप्लास्ट एक ग्रैनम हम डिटेल में बना रहे हैं, ठीक है। सपोज ये ग्रैनम है और इसमें हम शो कर रहे हैं कि फोटो सिस्टम 2 यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, सिर्फ अप्रेस्ड रीजन्स में। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आप कहीं भी शो कर सकते हो, और यहाँ सपोज मैं शो कर रही हूँ फोटो सिस्टम 1, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 नॉन अप्रेस्ड रीजन्स में प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली हम इनके बीच में रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब फोटो सिस्टम 2 से के जो आगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 तक कैसे पहुंचाते हैं, बाय PC प्लास्टोसाइनिन है अल्टीमेटली जो PS1 को देता है। तो PS1 अगर कहीं दूर भी है तो प्लास्टोसाइनिन वहां तक जा सकता है। अब फोटो सिस्टम 2 तो आपको यहीं पे मिलेंगे,
तो फोटो सिस्टम 2 से फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से आगे हमने प्लास्टोक्विनोन शो किया। प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक लेके जाएगा। B6F कॉम्प्लेक्स कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। उससे आगे प्लास्टोसाइनिन से PS1 तक जाता है। अब हम इसको डिटेल में, बेसिकली ये वाले स्ट्रक्चर को हम डिटेल में करेंगे मेम्ब्रेन में। इतना याद रखना है कि PS2 अगर यहीं पे कहीं प्रेजेंट है तो PS2 से अल्टीमेटली हमें PS1 तक लेके जाना है। PS2 से आगे प्लास्टोक्विनोन एक मोबाइल कैरियर है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया। प्लास्टोक्विनोन कहाँ तक लेके जाता है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक। तो सपोज अगर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रेजेंट है तो इधर से प्लास्टोक्विनोन होगा जो B6F कॉम्प्लेक्स तक लेके जाएगा। B6F कॉम्प्लेक्स से आगे PS1 तक हमारे पास डिफरेंट PS1 हो सकते हैं। सपोज B6F कॉम्प्लेक्स है तो वो PS1 तक लेके जाएगा। कौन, किसकी हेल्प से ये मूवमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? B6F कॉम्प्लेक्स वहीं पे है। प्लास्टोसाइनिन दूसरा हमारे पास मोबाइल कैरियर है जो PS1 तक लेके जाएगा। सो एक बात ये माइंड में रखना है कि PS2 हमेशा अप्रेस्ड रीजन्स में प्रेजेंट होंगे और PS1 हमेशा स्ट्रोमा एक्सपोज्ड रीजन्स में प्रेजेंट होंगे। तो जैसे हमने रिएक्शन बनाया ऐसा नहीं है कि एज सच आपको एक PS2 एक PS1 का पेयर मिल रहा है, अलग अलग वो प्रेजेंट हैं, लेकिन इसीलिए मोबाइल कैरियर्स बनाए गए हैं कि अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा भी होगा तब भी मोबाइल कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को आगे वहां तक पहुंचा देंगे। सो ये कॉन्सेप्ट है। अब हमने ये देखना है कि PS1 और PS2 एक्चुअल में हम मेम्ब्रेन के अंदर पूरा कैसे शो कर रहे हैं। एक बात तो क्लियर है, PS1 और PS2 में हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि अगर ये मैंने PS2 शो किया है जिसमें हम P680 रिएक्शन सेंटर हम ये मान रहे हैं, तो एक्चुअल में PS2 के साथ ही क्या एसोसिएटेड होगा? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स इसके साथ हमेशा ये एसोसिएटेड रहेगा। दूसरा PS2 के साथ में ही हम शो करते हैं एसोसिएटेड होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन को आप एक अलग से कोई मॉलिक्यूल कंसीडर ना करो, ये बिल्कुल ही PS2 के साथ एसोसिएटेड होता है। तो हमने पढ़ा था PS2 आगे किसको देता था? फियोफाइटिन को। तो ये सारा एक साथ एसोसिएटेड है। देन PQ ये मोबाइल कैरियर है, ये तो अलग से हम शो करेंगे क्योंकि ये मूव कर सकता है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स वो भी अलग से कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको बराबर मिलेगा अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड रीजन्स में। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बाद हमने बनाया था PC, अगेन ये भी मोबाइल कैरियर है। हम जस्ट ये कर रहे हैं कि अलग अलग यूनिट्स कौन सी हैं। फियोफाइटिन को आप उसी के साथ एसोसिएटेड मानोगे, अलग से मॉलिक्यूल शो नहीं करेंगे। मोबाइल कैरियर PQ है, PC है, B6F कॉम्प्लेक्स अलग से है। अब हमारे पास आता है फोटो सिस्टम 1 जिसका रिएक्शन सेंटर हम शो करेंगे P700। तो यूजुअली क्या होता है, जो PS1 है उसी के साथ हम बाकी मॉलिक्यूल्स को एसोसिएटेड मानते हैं। मींस इसी के साथ A0 एसोसिएटेड होता है, इसी के साथ A1 एसोसिएटेड होता है और इसी के साथ सभी टाइप के आयरन सल्फर क्लस्टर एसोसिएटेड होते हैं। 3 टाइप के हमने आयरन सल्फर क्लस्टर किए थे, FeSX, FeSA, FeSB। तो हम वो सब कुछ PS1 के साथ ही एसोसिएटेड मानते हैं उनको। और इस आयरन सल्फर क्लस्टर के साथ हम साथ ही शो करेंगे फेरोडॉक्सिन एसोसिएटेड होता है, फेरोडॉक्सिन के बिल्कुल साथ में एसोसिएटेड होता है FNR। ठीक है, तो अब हम जो एक अलग यूनिट मानते हैं वो फेरोडॉक्सिन FNR, ये अलग से प्रेजेंट है। बाकी जितने आपने शो किए थे वो सारे PS1 के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ये माइंड में चीजें रखनी है। देन हम इसको देखेंगे कि मेम्ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ एसिमिलेटरी पार को डिलीवर किया जा रहा है। ये PS जो 2 है उसके साथ फियोफाइटिन एसोसिएटेड है और PS1 के साथ A0, A1 और आयरन सल्फर क्लस्टर जितने भी किए थे वो सारे इसी यूनिट का पार्ट हैं। उसके साथ आगे फेरोडॉक्सिन एसोसिएटेड है, वो एक अलग यूनिट है। फेरोडॉक्सिन के साथ FNR वो एक अलग यूनिट है। 2 मोबाइल कैरियर्स हमने देख लिया और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स यूनिफॉर्मली एसोसिएटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड दोनों में आपको ये बराबर मिलेगा। ये ज्यादा हमें कहाँ मिलेगा? नॉन अप्रेस्ड। ये ज्यादा कहाँ मिलेगा? अप्रेस्ड। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमने फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 में हमने एक टर्म्स यूज की थी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। तो अब हमें लाइट रिएक्शन से एक बात क्लियर है कि जो फोटो सिस्टम 2 है उसके साथ बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर से ऑक्सीजन बन रहा है।
तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो प्रोसेस चल रही है दैट इज ऑक्सीडेशन, या हम इसको इस वे में भी समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट नो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलता है, तो ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए हम उसको प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में भी कह सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जा सकता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी कहा जा सकता है। अब फोटो सिस्टम 2 जो है उसके साथ वाटर की स्प्लिटिंग हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि फोटो सिस्टम 2 के साथ कौन सी प्रोसेस एसोसिएटेड है, ऑक्सीडेशन। ओके, अब जो फोटो सिस्टम 1 है वहां पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो क्या चल रहा है, NADP पॉजिटिव से NADPH2 बन रहा है, तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NADP पॉजिटिव एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसको कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में समझ सकते हो। अब जो फोटो सिस्टम 2 है हम ये कह सकते हैं वाटर ने जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज किया और फोटो सिस्टम 2 ने वहां गेन कर लिया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल गया, ठीक है। सिमिलरली PS1 ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, NADP पॉजिटिव ने गेन कर लिया, यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चला। बट फोटो सिस्टम 2 या 1 को हम एक ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट की फॉर्म में समझ रहे हैं, तो इतना याद रखिए, हम कभी भी किसी भी चीज को अगर टर्म यूज करते हैं रिडक्टेंट तो उसका मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट उसे कहेंगे जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की रिडक्शन करता है, खुद की क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। सो फोटो सिस्टम 1 हमने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। क्यों, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 reduces NADP positive to NADPH2। खुद की क्या हो रही होगी उसकी ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरे को वो क्या करेगा, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहा जाता है, एजेंट क्या होता है जो को काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन जो दूसरे की रिडक्शन कर रहा है। फोटो सिस्टम 1 किसकी रिडक्शन कर रहा है, NADP पॉजिटिव की, तो हम ये कह सकते हैं फोटो सिस्टम 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, क्योंकि वो NADP पॉजिटिव की रिडक्शन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। और अगर उसका रिड्यूसिंग एजेंट ये वाली प्रॉपर्टी अच्छी है तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी कम होगी, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी कम होगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है दैट मीन्स वीक ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो फोटो सिस्टम 1 को हम स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो NADP पॉजिटिव का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अब जो फोटो सिस्टम 2 है हमने कहा उसके साथ कौन सी प्रोसेस एसोसिएटेड है, ऑक्सीडेशन। मतलब फोटो सिस्टम 2 क्या काम कर रहा है, एज एन ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट को हम और क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे, तो फोटो सिस्टम 2 हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन कर रहा है किसकी, वाटर, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सो अगर वो इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद की रिडक्शन हो रहा है ना, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब वो दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडेंट। अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है तो ऑब्वियसली रिडक्शन प्रॉपर्टी उसकी पुअर होगी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट विल बी वीक रिडक्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट नो कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा, लेकिन सबको आपको ये क्लियर रखना है माइंड में, क्यों हम फोटो सिस्टम 1 को रिडक्टेंट कह रहे हैं या ऑक्सीडेंट कह रहे हैं, तो कैसा टाइप का कह रहे हैं। फोटो सिस्टम 2 को अगर रिडक्टेंट कह रहे हैं या ऑक्सीडेंट कह रहे हैं तो किस टाइप का होगा, कौन सी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी प्रॉपर्टी वीक होगी, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अब आप इसको लाइट रिएक्शन के बेसिस पे याद रख सकते हो। लाइट रिएक्शन में आपको पता है फोटो सिस्टम 1 के साथ जो एसोसिएटेड रिएक्शन है वो NADP पॉजिटिव की रिडक्शन है, इसलिए फोटो सिस्टम 1 इज ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। और फोटो सिस्टम 2 के साथ जो एसोसिएटेड रिएक्शन है वो वाटर की स्प्लिटिंग है, वाटर से इलेक्ट्रॉन का लॉस है, सो इसलिए फोटो सिस्टम 2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, क्योंकि वो वाटर की ऑक्सीडेशन कर रहा है।
We can show all these molecules, all these complexes in plasma membrane. So suppose ये हम membrane portion show कर रहे हैं और एक्चुअल में ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है और यहाँ हम शो कर रहे हैं थैलाकोइड ल्यूमन। थैलाकोइड ल्यूमन सिंपली क्या है, जो हमने क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड्स बनाए थे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसे हम ल्यूमन कह देते हैं। ओके, सो बेसिकली हम पोर्शन शो कर रहे हैं ल्यूमन और यहाँ थैलाकोइड मेम्ब्रेन शो कर रहे हैं, जहाँ पे आप फोटोसिस्टम 2 शो कर रहे हो, यहाँ पे हमने इस पोर्शन में फोटोसिस्टम 1 शो किया है। तो इस तरफ हम ल्यूमन शो कर रहे हैं। अब इस तरफ क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा, जिस तरफ को स्ट्रोमा होगा वही फोटोसिस्टम 1 हम शो कर सकते हैं। तो अब आपके पास सबसे पहले हमने यहाँ शो कर दिया PS2 प्रेजेंट है। PS2 अप्रेस्ड रीजन में होगा तो वहाँ ल्यूमन हम शो कर रहे हैं। PS2 के साथ हमने कहा था क्या एसोसिएटेड होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जिसको YZ से हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सेम रिएक्शन हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिससे हमारे पास ऑक्सीजन बनेगा प्लस 4H पॉजिटिव हमने यहाँ शो कर दिए। अब ये जो H पॉजिटिव हैं, पहले हमने रिएक्शन में जस्ट शो किया था H पॉजिटिव बन गए, अब हमें क्लियर है कि ये H पॉजिटिव कहाँ बन रहे हैं, ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट हैं। अब PS2 में फियोफाइटिन हम एसोसिएटेड ही मान रहे हैं तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट तो आप यहाँ हल्का सा यहाँ शो कर सकते हो कि फियोफाइटिन प्रेजेंट है। जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज पास्ड टू फियोफाइटिन, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 को अब हम एक्साइटेड स्टेज में शो कर रहे हैं। वहां हम रिएक्शन शो कर रहे थे तो हमने इस तरह से शो कर दिया था, बट एक्चुअल में वो मेम्ब्रेन में ही रहेगा। पर कौन सी स्टेज में है, एक्साइटेड स्टेज में, वो किसको दे देगा, फियोफाइटिन को। अब यहाँ से आगे पास ऑन होगा किसके पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा प्लास्टोक्विनोन। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कहा था प्लास्टोक्विनोन की 2 फॉर्म्स हैं जिसको हम QA और QB कहते हैं। सो एक्चुअल में प्लास्टोक्विनोन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं PQH2। ठीक है, अब क्या होता है, जो PQ है वो स्ट्रोमा से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव। PQ इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुका है, H पॉजिटिव उसने ले लिया तो वो क्या बना देगा, PQH2। ठीक है, अब इसके बाद हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स अप्रेस्ड रीजन्स में भी हो सकता है, नॉन अप्रेस्ड रीजन्स में भी हो सकता है। हम स्ट्रोमा की तरफ को यहाँ शो कर रहे हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है प्लास्टोसाइनिन टुवर्ड्स द ल्यूमन साइट। प्लास्टोसाइनिन आगे देखो हम यहाँ शो कर रहे हैं जरूर कि जो PS1 है वो यहीं पे प्रेजेंट है, बट प्लास्टोसाइनिन और PS1 में डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन अप्रेस्ड रीजन्स में भी हो सकता है। तो आप इसको अप्रेस्ड रीजन में अगर ड्रॉ करते हो तो हम ये शो कर सकते हैं कि प्लास्टोसाइनिन दूर है अगर, तो वो कैरी कर सकता है, किसको लेके दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स आगे, PS1 को। तो अब होता ये है कि PQ जो है वो स्ट्रोमा से H पॉजिटिव ले लेता है। अब जो PQ है अगर PQH2 में कन्वर्ट हो गया, हमें इलेक्ट्रॉन आगे पास करना है किसको, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो PQH2 है अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H पॉजिटिव अलग हो गए। अब ये जो H पॉजिटिव थे वो उसने फिर से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इनटू द ल्यूमन, और PQH2 कन्वर्ट हो गया किसमें, PQ में। तो बेसिकली जो एक फॉर्म हमने कहा था PQ की QA, वो बेसिकली हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो दूसरी फॉर्म थी QB वो बेसिकली हम उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म डिस्कस कर रहे थे। तो हमने 2 फॉर्म्स इसलिए शो की थी क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन होता है कि वो स्ट्रोमा से H पॉजिटिव ले लेता है और फिर जब वो फिर से कन्वर्ट होता है PQ फॉर्म में तो H पॉजिटिव वो ल्यूमन में रिलीज कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन चला था कहाँ से, फियोफाइटिन से PQ के पास। PQ ने PQH2 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, पर क्योंकि वो फिर से PQ में कन्वर्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन आगे पास हो गया। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स किसको दे देगा, PC को। अब PC आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा PS1 को। PS1 एनर्जी, लाइट की एनर्जी गेन करके फिर से एक्साइटेड स्टेज में चला गया। तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हमें शो करने की जरूरत नहीं है, या A0, A1, आयरन सल्फर क्लस्टर वो सारे तो हैं ही। अल्टीमेटली वो दे देगा किसको, नेक्स्ट यूनिट जो हमने डिस्कस किया था FD। FD इज फेरोडॉक्सिन। तो फेरोडॉक्सिन आगे इसको देता है वो FNR को।
और FNR का काम क्या है, बेसिकली NADP पॉजिटिव से वो NADPH2 बना देगा। यहाँ स्ट्रोमा में ही H पॉजिटिव पड़े होंगे तो NADP पॉजिटिव वहां से ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हम शो कर रहे हैं, FD ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, FNR को, FNR ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, NADP पॉजिटिव को। NADP पॉजिटिव स्ट्रोमा से H पॉजिटिव ले लेगा और क्या बना देगा, NADPH2। अगेन हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया कि NADPH2 हमारे पास बन गया है। अब सेम वही लाइट रिएक्शन हम शो कर रहे हैं इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में सिंपली हम क्या शो कर रहे हैं, कौन कौन से बेसिक मेजर यूनिट्स हैं, तो आपके पास PS2 हम मेन मान रहे हैं और उसके साथ एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो H पॉजिटिव ऐड कर रहा है, PQH2 कॉम्प्लेक्स वाला है जो H पॉजिटिव ऐड कर रहा है, साइटोक्रोम B6, PC एंड PS1 हमने ये शो कर दिया। अब हमें शो करना है कि इसमें ATP प्रोडक्शन कैसे होगा। बेसिकली इसी मेम्ब्रेन में हम क्या शो करेंगे अब नेक्स्ट, F0 F1 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ही आगे कहीं क्या प्रेजेंट है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स। F0 F1 कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी जैसे आपने पहले स्टडी किया होगा, बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, इट इज इन्वॉल्व इन ATP प्रोडक्शन। तो अब इसके लिए ATP प्रोडक्शन के लिए यूजुअली जो मॉडल स्टडी किया जाता है कैमी-ऑस्मोटिक मॉडल, जो बेसिकली ये कहता है दैट H पॉजिटिव इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है इस केस में। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक तरफ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और एक तरफ कम होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को जाएगा तो बेसिकली एक एनर्जी क्रिएट होगी, वो एनर्जी ADP यूज कर लेता है और अल्टीमेटली ATP बना देता है। तो हम यहाँ H पॉजिटिव ग्रेडियंट कैसे बनेगा, जो वाटर की स्प्लिटिंग से H पॉजिटिव बनते जा रहे हैं ल्यूमन में वो भी इकट्ठे होते जा रहे हैं, प्लस PQ का रिएक्शन ये जो हो रहा है उससे भी H पॉजिटिव इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ल्यूमन में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी। H पॉजिटिव का इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाता है कि यहाँ से H पॉजिटिव जब मूव करते हैं हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इतना ज़्यादा H पॉजिटिव यहाँ पे मूव करते हैं तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होता है जिसकी वजह से ADP प्लस PI इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, ATP। NADPH2 पहले हमने बना लिया है FNR की हेल्प से, अब यहाँ पे साथ में क्या बन गया, ATP। तो एसिमिलेटरी पार में दो ही चीजें थी हमारे पास, वन इज ATP, वन इज NADPH2। तो ATP प्रोडक्शन के लिए F0 F1 कॉम्प्लेक्स चाहिए जो बिल्कुल सिमिलरली वैसे काम करता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है। बस डिफरेंस ये है कि हमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में H पॉजिटिव का एक थ्रेशहोल्ड भेजना है, बहुत सारा अमाउंट भेजना है, उसके लिए ल्यूमन में H पॉजिटिव का अमाउंट इंक्रीज करना चाहिए और वो इंक्रीज करता है क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग भी साथ साथ होती जा रही है, प्लस हम PQ का जो रिएक्शन हो रहा है उससे भी H पॉजिटिव ऐड होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ल्यूमन में हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है किसकी, H पॉजिटिव की। सो ये ओवरऑल अब ये लाइट रिएक्शन हम कह सकते हैं जिसमें आपके पास एसिमिलेटरी पार बना ATP प्लस NADPH2 और ये नॉन साइक्लिक है, वन एक साइड से आप स्टार्ट कर रहे हो दूसरे एंड पे आप खत्म कर रहे हो तो नॉन साइक्लिक है। ATP प्रोडक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या लाइट डिपेंडेंट ATP प्रोडक्शन है इसलिए हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं एंड दिस इज नॉन साइक्लिक। सो ये पूरा लाइट रिएक्शन है। इसमें अगर हम फोटो सिस्टम 2 को लें तो फोटो सिस्टम 2 की फंक्शनिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्योंकि यही फोटो सिस्टम है जो लाइट रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है। फोटो सिस्टम 2 में कुछ क्रूशियल प्रोटीन्स होते हैं जिनको अगर डैमेज हो जाए तो फोटो सिस्टम 2 काम नहीं कर सकता। सो फोटो सिस्टम 2 में D1 एंड D2 प्रोटीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर D1 D2 काम ना करें या उनको कोई डैमेज हो जाता है तो उनको नया प्रोटीन बना के रिप्लेस करना पड़ता है, रिपेयर पॉसिबल नहीं होता है और PS2 उस टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। अगर PS2 ही काम नहीं करेगा तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा, अल्टीमेटली फोटोसिंथेटिक यील्ड कम होती जाएगी, तो प्लांट की ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। अगर उसके पास शुगर्स नहीं है, अगर उसके पास एनर्जी नहीं वो बना पाएगा तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो अल्टीमेटली वैसे ही सेम केस जैसे PS2 हमने कहा, अगर PS1 में भी कुछ क्रूशियल प्रोटीन्स को डैमेज हो जाए तो PS2 काम तो कर रहा है लेकिन आगे PS1 के साथ लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। PS2 में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं PSA-A एंड PSA-B। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, या हम कह सकते हैं क्रूशियल प्रोटीन्स हैं जो फोटो सिस्टम 1 में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें PHEO जो हमने शो किया फियोफाइटिन, उसके बारे में एक स्पेशल फीचर क्या है, फियोफाइटिन इज सिमिलर टू क्लोरोफिल एक्चुअली।
डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल के सेंटर में एक मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, लेकिन फियोफाइटिन में वो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब फियोफाइटिन इज ए टाइप ऑफ एक्चुअली क्लोरोफिल दैट लैक्स Mg2 positive and instead it contains H positive in the 2H positive, क्योंकि हमें 2 पॉजिटिव का चार्ज बैलेंस करना है, 2H पॉजिटिव इन द सेंटर। सो फियोफाइटिन इज एक्चुअली ए क्लोरोफिल, एक ऐसा क्लोरोफिल जिसमें से हमने Mg2 पॉजिटिव को निकाल दिया और उसमें 2H पॉजिटिव सेंटर में प्लेस कर दिए, तो वो जो मॉलिक्यूल बना दैट इज फियोफाइटिन। अब ये हमारा पूरा लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जो लाइट रिएक्शन अल्टीमेटली क्या बना रहा है, एसिमिलेटरी पार बना रहा है। सो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में इस लाइट रिएक्शन को कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो इनहिबिट कर सकते हैं। सो इनहिबिटर्स क्या हैं लाइट रिएक्शन की, हम शो कर सकते हैं। फर्स्ट हमने फोटो सिस्टम 2 शो किया था। फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड स्टेट में आगे हमने रिप्रेजेंट किया था QA एंड QB। तो बेसिकली एक इनहिबिशन तो हमें यहाँ मिलता है जो हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। दिस इज बाय DCMU, या हम इसको डाईयूरॉन भी कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है DCMU की, डाई क्लोरोफिनाइल डाईमिथाइल यूरिया, DCMU। ठीक है, ये इनहिबिटर है एक जो बेसिकली प्लास्टोक्विनोन का जो ट्रांसफर था, रिएक्शन था, उसको इनहिबिट करता है। सो अल्टीमेटली इसके बाद हम शो करते हैं PS1 एक्साइटेड स्टेज। अब PS1 से यहाँ हम इधर शो करेंगे डॉटेड स्टेज में। यहाँ हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ एक और मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है पैराक्वेट और मिथाइल वियोलाजन उसे कहा जाता है। सो इसका तो हमें क्लियर है कि वो प्लास्टोक्विनोन के एक्शन को इनहिबिट करता है, लेकिन पैराक्वेट का हमें जस्ट इतना पता है दैट इट इनहिबिट्स एक्शन ऑफ अर्ली एक्सेप्टर्स ऑफ फोटोसिस्टम 1। अब अर्ली एक्सेप्टर्स में एक्चुअल में कौन सा एक्सेप्टर है वो क्लियर नहीं है, बट वो अर्ली एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन आगे वो ऑक्सीजन से सुपर ऑक्साइड आयंस बना देता है। मतलब बेसिकली ये रिसीव कर लेता है ऑक्सीजन एंड देन प्रोड्यूसेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो उस फोटोसिंथेटिक मशीनरी को डैमेज भी करता है और आगे वो रिएक्शन कंटिन्यू भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो मिथाइल वियोलाजन है वो आगे NADP की रिडक्शन एंड ऑल नहीं करेगा। एक तो वो यहाँ पे उसको ब्लॉक कर रहा है, मतलब अर्ली एक्सेप्टर्स के एक्शन को, मतलब उन्होंने ले लिया, उसके बाद उसने ले लिया और वो उसके बाद क्या बना देगा, सुपर ऑक्साइड आयंस या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देता है। तो वो अर्ली एक्सेप्टर्स के एक्शन को आगे नहीं होने देगा। उसके बाद हम अगर DCMU की बात करें तो वो प्लास्टोक्विनोन के एक्शन को नहीं होने देता है। तो DCMU जो है वो इनहिबिट करता है इसको। अब क्वेश्चन कई बार आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन से फोटो सिस्टम के साथ इनहिबिशन एसोसिएटेड है। DCMU इनहिबिट कर रहा है प्लास्टोक्विनोन को, तो हम कह सकते हैं फोटो सिस्टम 2 के साथ ये नजदीक है, तो फोटो सिस्टम 2 का जो एक्शन है या फोटो सिस्टम 2 के साथ इनहिबिशन एसोसिएटेड है। और पैराक्वेट जो है वो अर्ली एक्सेप्टर्स किसके, फोटो सिस्टम 1 के, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पैराक्वेट का इनहिबिशन है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, फोटो सिस्टम 1 के साथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों फोटो इनहिबिटर्स जो कि लाइट रिएक्शन को बेसिकली इनहिबिट कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन को इनहिबिट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेप्स हैं लाइट रिएक्शन में दोनों फोटो सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड, जिनको वो ब्लॉक कर देते हैं और अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन नहीं हो पाता है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। क्योंकि लाइट रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, तो हम क्या शो कर सकते हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में बेसिकली क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सो वो क्या करता है, वाटर से अल्टीमेटली क्या बना देता है, ऑक्सीजन। वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बन रहा है, प्लस हम ये कह सकते हैं कि वो ADP प्लस PI एंड NADP पॉजिटिव से अल्टीमेटली क्या बनाएगा, कन्वर्ट करके एसिमिलेटरी पार ATP प्लस NADPH2। लाइट रिएक्शन का यही काम है कि बेसिकली वो वाटर से ऑक्सीजन बना रहा है और ये जो रॉ मटेरियल है ADP और NADPH2 इससे क्या बना रहा है, एसिमिलेटरी पार ATP एंड NADPH2। अब लाइट रिएक्शन का काम ये पूरा हो गया। दिस रिप्रेजेंट्स लाइट रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। तो इसका मतलब हम यहाँ ये शो कर रहे हैं कि लाइट रिएक्शन के बाद क्या चलेगा, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में बेसिकली ये जो एसिमिलेटरी पार बनाया है ATP और NADPH2, दिस विल बी यूज्ड, ठीक है। और वो कहाँ चलेगा, ये चला था थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, तो डार्क रिएक्शन ऑब्वियसली कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। तो अब स्ट्रोमा में ये एसिमिलेटरी पार ले लिया जाता है, एसिमिलेटरी पार को यूज करके फिर से वो रॉ मटेरियल किसको दे देगा, लाइट रिएक्शन को। अब ये जो पार उसने यूज की उससे अल्टीमेटली क्या रिएक्शन हुआ, CO2 और वाटर से अगेन वो बना देगा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम सिंपली CH2ON से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम लिख सकते हैं और शुगर्स। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम कह देंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में बेसिकली CO2 या सिंपली कार्बन की फिक्सेशन हम कह सकते हैं, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। लाइट रिएक्शन का काम सिर्फ इतना है कि वो एसिमिलेटरी पार बनाता है, जिसको कौन यूज कर सकता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इस एसिमिलेटरी पार की एनर्जी यूज करेगा, CO2 से अल्टीमेटली आगे क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी तक जो हमने किया वो ये किया। थैलेकॉइड और क्लोरोफिल हम कह सकते हैं फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं बेसिकली, जिसमें लाइट रिएक्शन, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, दैट इज लाइट रिएक्शन। एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन है जहां पे शुगर्स बन रहे हैं, दैट इज डार्क रिएक्शन। एसिमिलेटरी पार यूज कहां हो रहा है, इन द डार्क रिएक्शन। एसिमिलेटरी पार सिंथेसाइज कहां हो रहा है, इन द लाइट रिएक्शन। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इस डायग्राम से याद रखना है कि कहां पे एक्चुअल में कौन सा स्टेप आपको मिल रहा है। ओवरऑल इस सारे को हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं, बट दो मेजर स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।